हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 3 विच इज एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। और इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें एक तो कट चुकी हैं, जो जो आ रही ना इस साल के सिलेबस में, यानी कि 2022-23 में, वो हम कवर करने जा रहे हैं। और मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रही हूँ जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं बुक को डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मैंने एनसीईआरटी की बुक में से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप पेपर में लिख सकते हो वो हाईलाइट भी कर दिया, और हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। आपको सबसे पहले पेज नंबर पे आना है। पेज नंबर है आपका यहाँ पर, पेज नंबर 53 पर। और इसमें हमें पढ़ना है आइडियाज जनरेशन से स्टार्ट करना है। हमारा सिलेबस आइडियाज जनरेशन से स्टार्ट है। तो यहाँ पर है जनरेटिंग आइडियाज के नाम से, तो दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज, मैंने आपको पिछले फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंस बता दिया था क्या होता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो ऐसा इंसान होता है जिसके दिमाग में एक क्रिएटिव आइडिया आता है कि हाँ, मुझे इस आइडिया के ऊपर काम करना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। और वो जो जो एक्शन करता है उस सपने को पूरा करने के लिए, उस बिजनेस को पूरा करने के लिए, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। साथ ही साथ वो जब सोच लेता है कि हाँ, मुझे अब इसी पे काम करना है, तो वो अपना एक ऑफिस या फिर फैक्ट्री या फिर एंटरप्राइज खोल देता है, जहां पर वो सारी की सारी एक्टिविटीज करता है उस जगह पर। सो दैट इज एंटरप्राइज। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि कैसे कैसे हमें अलग अलग आइडियाज आ सकते हैं कि किस आइडिया के ऊपर हमें काम करना चाहिए, किस आइडिया के ऊपर हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो जनरेटिंग आइडियाज मतलब सबसे पहले तो हमें एक आइडिया, एक थॉट आना चाहिए कि हाँ, हमें इसी के ऊपर काम करना है। वो थॉट आता कैसे है हमें, तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी, है ना। तो जनरेटिंग आइडिया जो है वो एक इनोवेटिव चीज़ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग सी चीज़ है और क्रिएटिव चीज़ है, क्रिएटिव प्रोसेस है। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है कि हम बहुत सारे आइडियाज़ सोचें, उनमें से एक सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारे दिमाग में जब आइडियाज़ का सवाल आता है तो हम नहीं सोच पाते कि हम किस चीज़ के ऊपर काम करें। उसमें आइडिया ढूँढने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडिया, ये जो आइडियाज़ जनरेट करने का प्रोसेस होता है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, तो ये जो है किसी अप्रोच से ढूंढा जा सकता है। एनालिसिस मतलब जब हम रिसर्च करते हैं, बहुत सारी आसपास देखते हैं, तो उसकी वजह से हमें कोई आइडिया आ पाता है ना, मोस्टली सराउंडिंग से ही आता है। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने हैं वेज कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हमारे दिमाग की बत्ती जलती है। ओके, अब आप ये मत बोलना मेंटोस खा के जलती है। हमें कैसे अपने दिमाग की बत्ती जलानी है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द आइडिया, वो देखो। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग ही होता है। यहाँ पर देखो, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक। ये इन्वायरमेंट स्कैनिंग की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है, जिससे कि आप इन्वायरमेंट को, अपने आसपास को ऑब्जर्व करके आइडिया जनरेट करते हो। और आप ये देखते हो कि आजकल कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, मॉडर्न ज़माने के हिसाब से कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, और उसके बाद आप स्क्रीनिंग करते हो लार्ज अमाउंट की, मतलब आसपास के सराउंडिंग्स को आप देखने लग जाते हो कि अच्छा, अब ये भी स्टार्ट होने लग गया, अच्छा, अब ये भी स्टार्ट होने लग गया। आप न्यूज़ देखते हो, पॉपुलर मैगजीन्स देखते हो, रिव्यूज़ देखते हो, गवर्नमेंट को देखते हो, कंज्यूमर पब्लिकेशन को देखते हो, ट्रेड पब्लिकेशन, एड्स, कमर्शियल वगैरह को देखते हो। और वहाँ से ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से या फिर इन सब चीज़ों से। और इसके अंदर बहुत सारा काम लगता है, लॉट्स ऑफ एफर्ट ऑफ वर्क लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनो, कुछ ना कुछ काम करके या फिर अपनी एनर्जी लगा के, तो ये बेस्ट रहेगा, है ना, एनवायरनमेंट स्क्रीनिंग का। अगला है क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिविटी एक ऐसी एबिलिटी होती है आपकी, या फिर इन द सेंस एक ऐसी काबिलियत होती है जिसकी वजह से आपके अंदर जो आइडिया है, आप उसको यूनिक तरीके से स्टार्ट करते हो, अपने आइडियाज़ के अलग-अलग चीज़ें डिस्कस करते रहते हो, और उसके बाद आप अलग-अलग एक्शन से, अलग-अलग एंगल से उस आइडिया को देखते हो, मतलब उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कनेक्शन, अप्रोचेस वगैरह। और उसके अंदर जब आप अपनी क्रिएटिविटी लगाते हो, क्रिएटिव प्रॉब्लम, जैसे मान लो आपको कोई आइडिया आ गया, आप उस आइडिया को यूनिक तरीके से प्रेजेंट करते हो बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिविटी। और मान लो उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी उस बिजनेस में, तो आपकी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। आप दो तरीके से आइडिया आप जनरेट कर सकते हो। एक है एट्रीब्यूट लिस्टिंग, जहां पर एंटरप्रेन्योर एक नया आइडिया डेवलप करता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी देखता है कि उसके
पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। और एक होता है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन कौन सा होता है, जब एक एंटरप्रेन्योर एक नया आइडिया डेवलप कर लेता है थ्रू अ चेन ऑफ वर्ड एसोसिएशन, है ना। तो यहाँ पर एक जब एंटरप्रेन्योर अलग अलग चीज़ों को देखता है, उस बिजनेस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, रॉ मटेरियल्स, लेबर, शॉर्टेज ऑफ एनी फंड्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें देखता है, चेन ऑफ वर्ड एसोसिएशन देखता है, और तब जाके वो उस आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगला देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग आपस में बैठते हैं, अपने बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं, तो साथ साथ बैठ के कोई अलग बात लेके आएगा, कोई अलग बात लेके आएगा कि मैंने वहाँ पे ऐसा देखा, दूसरा बोलेगा मैंने यहाँ पे ऐसा देखा है करते हुए लोगों को। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके देखते हैं, फिर कोई एक आइडिया पकड़ लिया जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने बैठते हैं और एक परफेक्ट आइडिया बना लेते हैं वो, है ना। अगला है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या करते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट को ले लेते हैं, उस प्रोडक्ट में जितनी भी खामियां होती हैं या फिर गलतियां होती हैं, या फिर जो लोग सुधारना चाहते हैं, तो इस तरीके से उस प्रोडक्ट को देख के भी वो ग्रुप्स जो हैं ये सोचते हैं कि इससे बेटर प्रोडक्ट कैसे आ सकता है मार्केट में, नया आइडिया, नया कंसेप्ट कैसे लाया जा सकता है। सो दैट इज फोकस ग्रुप। नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च। यहाँ पर मार्केट में जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स और सर्विस हैं उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करना, और उनको देख देख के और नए आइडियाज आ जाना प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड। सो दैट इज मार्केट रिसर्च। जैसे पहले लीड आती थी कानों में लगाने की, फिर हेडसेट आने लगे, फिर ईयरपोड्स आने लगे, ऐसे ऐसे चीज़ें जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनसे थोड़ा और अच्छा लाया जा सकता है। सो दैट इज मार्केट रिसर्च। इस तरीके से हम जो है आइडियाज जनरेट कर सकते हैं इन सारे प्रोसेस की वजह से। ये आपको नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंस। और अब हमें पढ़नी है फीजेबल स्टडीज। ठीक है, फीजेबल स्टडी क्या होती है, यहाँ पर देखो, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक फीजेबिलिटी स्टडी जो होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कंट्रोल्ड प्रोसेस। ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी, की जो जो प्रॉब्लम्स हमारे समाज में, सोसाइटी में, बिजनेस वर्ल्ड में, उनको अप्रोच करना, उनको आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये दिक्कत है, उनकी उस प्रॉब्लम में से निकल के उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना कि इस प्रॉब्लम को तो भाई हम सॉल्व करेंगे, अपॉर्चुनिटी में जाना, उसके ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना कि क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं, क्यों हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिजनेस खोलना चाहते हैं। अलग अलग सिचुएशंस को हम डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ इसलिए हमें खोलना है ताकि ये जो प्रॉब्लम है मिट जाए, है ना, सोसाइटी से। डिफाइनिंग सक्सेसफुल आउटकम्स। और अब हम क्या करते हैं, सक्सेसफुल आउटकम को डिफाइन करते हैं, मतलब कि जैसे लाइक जो भी हम एक्शन करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, उसके आउटकम हमें क्या क्या आ रहे हैं उसको हम डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम कॉस्ट भी देखते हैं, बेनिफिट भी देखते हैं, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। मतलब एक फीजिबिलिटी स्टडी में हर चीज़ इन्वॉल्व होती है। अब क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है ये देखो, ये एंटरप्रेन्योर को कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले तो ये चीज़ दिखती है कि एंटरप्रेन्योरशिप ने जिस प्रॉब्लम को टैकल करा कि मैं इस प्रॉब्लम को भगाऊंगा, और उस प्रॉब्लम को भगाने के लिए उसने एक बिजनेस प्लान रचा हुआ है, उस बिजनेस प्लान में कौन कौन सी चीज़ें उसको चाहिए हैं, तो वो फीजिबिलिटी स्टडी बताती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई लॉजिस्टिकल एंड अदर बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। उसके बाद उस बिजनेस प्लान में क्या दूसरी प्रॉब्लम्स आती है और उनके क्या सॉल्यूशन निकलेंगे वो भी ये बताती है। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करती है, साथ ही साथ ये भी डेवलप करती है कि कैसे वो एक बैंक को कन्विंस कर सकते हैं, कैसे वो एक इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई हमें थोड़ा पैसा चाहिए इस बिजनेस के अंदर लगाने के लिए, और हम आपको गारंटी देते हैं कि ये बिजनेस जो है आगे जाके काफ़ी अच्छे कमाल दिखा सकता है, और आपको जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी हम देने की कोशिश करेंगे। सॉलिड फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग देयर बिजनेस प्लान। और ऊपर से जो भी बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर्स ने सोचा उसके ऊपर एक सॉलिड फाउंडेशन, उसकी नींव अच्छे से रचना, रखना और बनाना। सो वो सब चीजें हमें कौन बताती है, फीजिबिलिटी स्टडी। मतलब इट इज द ओवरऑल स्टडी ऑफ द बिजनेस प्लान। ठीक है, उसकी कॉन्सिक्वेंसीज, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, है ना, ये सब चीजें टैकल करने में। अब और देखते हैं, यहाँ पर देखो टाइप्स देख लेते हैं अब हम। पहली होती है मार्केटिंग फीजिबिलिटी। ये क्या बताती है, जो भी आपने बिजनेस प्लान रचा है या फिर डिसाइड किया है, उसकी मार्केट इंडस्ट्री अभी फिलहाल कैसी चल रही है, करंट मार्केट, फ्यूचर में उसका क्या हो सकता है, कितना कंपटीशन है, कितनी सेल्स होंगी, कितने बायर्स होंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट इज टेक्निकल फीजिबिलिटी। टेक्निकल फीजिबिलिटी मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है या फिर जो भी हमारी सर्विस है उसको हमें कैसे ट्रांसपोर्ट करवाना है, उसको बनाने के लिए कहाँ से लेबर आएगी, कहाँ पे हमें अपना बिजनेस लोकेट करना चाहिए, कितनी
की टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो वो सब चीज़ें टेक्निकल फीज़िबिलिटी में आती हैं। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल फीज़िबिलिटी, कि मतलब हम अपना स्टार्टअप तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल, रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ से देना है और कहाँ से लेना है। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल फीज़िबिलिटी, यानी कि ये लीगल और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं बिज़नेस का, यानी कि एक बिजनेस में कितने प्रोफेशनल लोग आएंगे और उन लोगों के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए ताकि हमारे बिजनेस को फायदा हो। सो ये होती है ऑर्गेनाइजेशनल फीजिबिलिटी। अब इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। एक तो ये आपको ये बताएगी कि आपका जो बिजनेस है वो कितना सही है और कैसे वो काम करेगा। दूसरा, वो बताती है कॉम्प्रिहेंसिव फीजिबिलिटी, कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी नीड्स क्या होंगी, कैसे वो ऑपरेट करेगा। प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी सिर्फ एक टास्क या फिर एक प्रोग्राम या एक आइडिया और प्रॉब्लम को टैकल करती है। और फीजिबिलिटी स्टडी एडवांटेजेस भी देखती है, डिसएडवांटेजेस भी देखती है एक बिजनेस प्लान के। दूसरा, वो डेवलप फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, यानी कि एक बिजनेस प्लान को कैसे उसकी नींव रखनी है, कैसे उसकी फाउंडेशन हमें स्टार्ट करनी है, वो ये चीज़ डिसाइड करती है। मार्केट फीजिबिलिटी हमें क्या बताती है कि मार्केटिंग प्लान क्या होता है, सिर्फ इतना नहीं बताते हैं हम, सिर्फ ये भी बताते हैं, हम ये भी बताते हैं कि हम कैसे मार्केट को स्टडी करते हैं और मार्केट के अंदर कितनी पोटेंशियल है आपके बिजनेस को एब्जॉर्ब करने की या फिर अपने बिजनेस को ऊंचा उठाने की। और इन एडिशन टू बिजनेस प्लान के एडिशन में एक इन्वेस्टर या फिर एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में रिक्वायर द सबमिशन ऑफ फीजिबिलिटी स्टडी बिफोर कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट फॉर कैपिटल, यानी कि आपके जो बिजनेस प्लान होता है, कोई भी बिजनेस प्लान, आप किसी से पैसा मांगने जाओगे, जैसे कि बैंक से पैसा मांगने जाओगे या फिर आप लेंडिंग इंस्टीट्यूट से या फिर इन्वेस्टर से पैसा मांगने जाओगे कि हमें हमारे बिजनेस में आप कैपिटल लगाइए, तो उसके लिए भी पहले आपको फीजिबिलिटी स्टडी जो होगी अपने बिजनेस प्लान की वो सबमिट करनी पड़ेगी, है ना? तो ये सब चीज़ आपको करनी होती है। अब एक गुड आउटलाइन यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, जैसे कि आप ये देखो, इंट्रोडक्शन, आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, टेक्नोलॉजी, मार्केट एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिशन, इंडस्ट्री, बिजनेस मॉडल, मार्केट एंड सेल्स स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट पर्सनल रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन एंड एनवायरमेंट इशू और क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स, फाइनेंशियल प्रोडिक्शन जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ये सब आपको देना होता है कैपिटल उठाने से पहले, है ना? अब अगला है अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, इसकी बस 3-4 लाइन है, फिर ये वाला भी फिनिश है ना? ये पैराग्राफ, ये टॉपिक। सो अपॉर्चुनिटी इन असेसमेंट क्या होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में पढ़ाया था। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट उससे भी ज़्यादा डीप में है, ठीक है? ये डीप इन डेप्थ रिव्यू करता है किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का या फिर किसी भी बिजनेस प्लान का, साथ ही साथ ये बिजनेस प्लान के साथ साथ मार्केटिंग की भी रिसर्च करते हैं ना। जैसे कि अगर आपको कोई अलग सा ही प्रोडक्ट है जो कि पहले किसी ने नहीं बनाया, तो आपको पेटेंट राइट्स मिले या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिसिस या फिर राइट्स मिले। साथ ही साथ आपकी अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट टाइमिंग क्या है, मतलब किस टाइम पे आप अपना बिजनेस खोल रहे हो। आपके लीगल लायबिलिटी इशू, मतलब लीगली भी फ्रेमवर्क आपको करना पड़ता है। और एप्लीकेशंस की अपॉर्चुनिटी की कोई बैरियर तो नहीं है उसके फील्ड के अंदर घुसने का, कोई मोनोपोली तो नहीं है। इंडस्ट्री की ट्रेंड्स क्या है, कितनी ग्रोथ हो सकती है, मार्केटिंग की पोजीशन क्या है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस देखना होता है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, प्राइसिंग, रिसोर्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड लाइसेंसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके एक बिजनेस प्लान को फ्रेम किया जाता है। दैट इज अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट असेसमेंट, ठीक है? अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस प्लान को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको जैसे पता है, एक नए एंटरप्राइज को या फिर एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने में काफ़ी सारे एलिमेंट्स, काफ़ी सारे रिसोर्सेज लगते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, और हमें साथ साथ बिजनेस की प्रोग्रेस भी मेजर करनी होती है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, एक बिजनेस प्लान क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसके पर्पस होते हैं, कि हमें फ्यूचर में कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए, एंटरप्रेन्योर को गाइड कैसे करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है अपने बिजनेस को, हमारे बिजनेस के अंदर जो भी गतिविधि एक्टिविटी चल रही है उसको कैसे डायरेक्ट करना है, साथ ही साथ हमारे वेंचर यानी कि बिजनेस की प्रोग्रेस कैसी चल रही है सक्सेसिव स्टेजेस पे, है ना? और दूसरा, कम्युनिकेट्स टू इन्वेस्टर, लैंडर्स एंड सप्लायर्स, यानी कि हमारे बिजनेस में जितने भी इन्वेस्टर्स, लैंडर्स और सप्लायर हैं उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है। तो बिजनेस प्लान इस पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है? और अब वो कैसे प्रिपेयर करना होता है वो भी अब हम देखते हैं, ठीक है?
यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। डू ऑल द बिजनेस यूनिट नीड टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान? क्या हर एक बिजनेस, कोई भी बिजनेस है ए टू जेड, क्या हर एक को बिजनेस प्लान बनाने की जरूरत है? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपका लार्ज स्केल पे बिजनेस है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर का आपका बिजनेस है, तो हाँ, आपको जरूरत पड़ेगी एक बड़े से बिजनेस प्लान की। लेकिन अगर आप एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप खोल रहे हो, तो आपको उसमें जरूरत नहीं है इतने बड़े बिजनेस प्लान बनाने की, है ना। अब अगला देखो, क्या ये प्लान, बिजनेस प्लान डिपेंड करता है साइज ऑफ यूनिट पे? हाँ, बिल्कुल करता है। अगर आपका बड़ा होगा बिजनेस, तो ऑब्वियसली पड़ेगी जरूरत बिजनेस प्लान की। छोटा होगा तो नहीं पड़ेगी। सिमिलर वही चीज बताई हुई है ना। अब उस प्लान में क्या क्या होना चाहिए? एक बिजनेस प्लान के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, कस्टमर कितने आते हैं, मार्केट सेगमेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन सी ऑफर कर रहे हैं, सेल्स फोरकास्ट, स्टेप्स टू रिक्वायर्ड अटेन ऑब्जेक्टिव की कैसे हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, कैसे हम उसको प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को, और प्राइसिंग डिसीजंस वगैरह सब कुछ उस बिजनेस प्लान के एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, प्रपोज्ड बिजनेस प्लान, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है अपने बिजनेस प्लान का, कि आपका नेम क्या है बिजनेस का, एड्रेस कहाँ पे है, एंटरप्रेन्योर जो है उसका नेम और एड्रेस, स्टेक होल्डर्स यानी कि उस बिजनेस में जिसको इंटरेस्ट है उन लोगों का क्या नाम है, स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस एंड कस्टमर, कि कैसा बिजनेस का नेचर है, किस टाइप का, क्या कैसे कस्टमर है। अगला देखो, बिजनेस वेंचर, मतलब कि आप कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, स्केल क्या है, लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है, स्मॉल स्केल है, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो, कितने स्किल्ड पर्सनल, कितने लोग आपने रखे हुए हैं, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या स्किल्स हैं। ऑर्गेनाइज प्लान, कि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कैसा आपका बिजनेस है। बिजनेस को आइडेंटिफाई करना, उसके पार्टनर्स या मेंबर कितने हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा है, मैनेजमेंट टीम कैसी है। फिर प्रोडक्टिव प्लान, आप बताओगे कि ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, टाइप्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कौन कौन सी है हमारे पास, रॉ मटेरियल हम कौन सा यूज करते हैं, पावर एंड वाटर हमारा कितना लगता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स की, मतलब एम्प्लॉयज कैसे, कितना हमें स्टाफ चाहिए होता है, कितनी कैटेगरी का, कौन कौन से हमारे पास डिपार्टमेंट है, ऑलरेडी कौन से लोग हैं, हमें कौन कौन से चाहिए, टाइम फ्रेमवर्क क्या है। मार्केटिंग प्लान आप बताओगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विस हैं, कितनी आप मार्केटिंग में पैसा खर्च करते हो, एड्स करवाते हो या फिर बैनर छपवाते हो। लॉजिस्टिक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे कैसे आपका, आप लॉजिस्टिक कंपनी में जाते हो डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए, चैनल्स के आपके डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। और फाइनेंशियल प्लान भी बताओगे कि आप कितने ब्रेक इवन आपके एनालिसिस है, मतलब कितना कितना पैसा आपने कहाँ कहाँ पर लगाया हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, जो कि आपके बहुत साल तक चलेंगे। और वर्किंग कैपिटल में आपका क्या आता है, जैसे कि लेबर को पैसे देना, रेंट, और एम्प्लॉयज़ को पैसे देना, इस तरीके से। सोर्स ऑफ कैपिटल कौन कौन से हैं, और आपका कैपिटल का स्केड्यूल क्या है, एसेट्स कितनी है, कैश फ्लो कैसा है। और बहुत सारे मिसलेनियस में आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो, उसकी रिपोर्ट दे सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट, रिस्क कैसा है, कंटिजेंसी प्लान क्या है। तो ये सब चीज़ें आप अपने बिजनेस प्लान के अंदर दर्शा सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बिजनेस प्लान एग्जीक्यूशन पे, एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। क्यों बहुत सारी कंपनी सक्सेस उनको मिल जाती है और क्यों बहुत सारे प्लान्स, कंपनीज ही फेल हो जाती है। अब इसके क्या क्या कारण है वो देखो। फेल होने का एक ही कारण है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, आपकी जो नींव थी, वो ही कमजोर थी। आपने सबसे पहले उसको अच्छे से ना तो इम्प्लीमेंट किया, ना प्लानिंग की, और ना ही अच्छे से स्ट्रैटेजीज आप एग्जीक्यूट कर पाए। आपको यही नहीं पता कि कहाँ से हमें चलना था, कहाँ पे हमने सोचा था और कैसे हमें चलना था। तो उस चीज़ की वजह से कंपनीज फेल हो जाती हैं। और सक्सेस कौन कौन सी कंपनी को मिल पाई, जिनकी नींव अच्छी थी, जिन्होंने अच्छे सा बिजनेस प्लान बनाया था, हर चीज़ की रिसर्च करी थी, हर चीज़ को सोच समझ के चला था, तब उनको सक्सेस मिली। अब आगे देखो, हम इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कंपनीज ऑफन फेल टू डिलीवर ऑन देयर प्रोमिसेस। एक कंपनी ने अपने जो जो प्रॉमिस पूरे किए, जो प्रॉमिस किए थे, वो हमेशा मोस्टली फेल हो जाती है उनको डिलीवर करने के लिए। द मोस्ट फ्रिक्वेंट एक्सप्लेनेशन इज दैट द स्ट्रैटेजी वाज रॉन्ग, यानी कि
उनकी एक्सप्लेनेशन क्या थी कि स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत रॉन्ग थी, उनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी रॉन्ग थी, जिसकी वजह से उनकी कंपनी जो है फेल हो पाई। बहुत सारी कंपनीज काफ़ी टाइम लेती हैं, अपने एनर्जी को लगाती हैं ताकि वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी या फिर बिजनेस प्लान बना पाए और उनकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बन पाए अपने मार्केट की, कंपटीशन की, कस्टमर की। लेकिन फिर भी देन दोज प्लान टू फेल थिंक थ्रू इश्यूज, कि मतलब काफ़ी कंपनीज तो काफ़ी रिसर्च करती हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, लेकिन कई कंपनी अच्छे से सोच नहीं पाती, प्लान नहीं कर पाती, ना सोच पाती है ना इश्यूज को। सो देन व्हाई डू मेनी ऑफ दीज प्लान फेल? तो इसलिए बहुत सारे प्लान फेल हो जाते हैं। लेकिन क्यों होते हैं? स्ट्रैटेजीज बहुत सारी फेल हो जाती है, वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं की जाती, जो चीज़ें सोची होती हैं वो हुई नहीं होती। फेलियर टू एग्जीक्यूट द प्लान, जो प्लान एग्जीक्यूट करना था वो फेल हो जाता है। नॉट द प्लान इटसेल्फ, सिर्फ प्लान नहीं, बहुत सारे स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो परफॉर्म ही नहीं किए जाते, जिससे कि बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है और ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्कुल ही डूब जाती है। ठीक है, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं है कि बिजनेस प्लान जो है उसका एक बुरा नाम है, क्योंकि वैल्यू जो है प्लान को वो रिजल्ट में आती है, कि मतलब जैसी हमने प्लानिंग की थी उसकी वैल्यू हमें कब पता चलती है? जब उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है ना। लेकिन कभी-कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है और इसलिए बिज़नेस प्लानिंग का एक बैड नेम है, राइट? अब सक्सेसफुल की क्या है? फेलियर तो हमने देख लिया कि स्ट्रैटेजीज अच्छे से फॉलो नहीं होती। सक्सेसफुल की क्या है? स्ट्रैटेजी, लोग और जो वर्क प्रोसेस होते हैं उनको अच्छे से लिंक करना चाहिए। स्ट्रैटेजी इस तरीके से होनी चाहिए कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसको समझे, सही जॉब के लिए सही लोगों को रखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एमबीए वाला जो इंसान है उसको आप कोई पीएचडी इन बॉटनी वाले को दे रहे हो, वो वाली जॉब है ना। तो मतलब सही जॉब के लिए सही लोगों को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने काम को बहुत अच्छे से समझे, अच्छे से एक्शन प्लान डेवलप करे, इम्प्लीमेंट करे और रिव्यू करे, है ना। कॉमन इशू क्या है इंडिविजुअल का? कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और उनके अलग-अलग गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे इंडिविजुअल जो हैं उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लोग करना कुछ होता है, लोग कर कुछ देते हैं। इससे क्या होता है? और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होती। आपने देखा होगा डिसीजन जो है वो टॉप गवर्निंग बॉडीज़ बनाती है, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। मिडल वाली जो लेवल होते हैं मैनेजमेंट की, वो अपने नीचे वालों को वो स्ट्रैटेजीज़ या फिर उनका काम वगैरह अलॉट कर देते हैं, है ना? और वो खुद भी काम करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिल-जुल के अच्छे से कम्युनिकेट करके काम करना चाहिए, ठीक है? सो इसलिए अच्छे से स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना, लोगों को सही सही लोगों को सही जॉब देना, अच्छे से एक्शन लेना, और सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसलिए एक अ इसलिए एक कंपनी को अच्छे से सक्सेस पाने के लिए हमें स्ट्रैटेजी, पीपल, वर्क प्रोसेस और कम्युनिकेशन को अच्छे से एग्जीक्यूट करना चाहिए और प्लान को अच्छे से बनाना चाहिए। और प्लान ही अगर अच्छे से फॉर्म नहीं होगा तो कंपनी भी फेल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है। हमने लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप आपको मेरा समझाया हुआ और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पॉइंट हाईलाइट करना है तो आप अपनी बुक में हाईलाइट कर सकते हो। ये बुक चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।